वाइंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। किस तरह से हमने देखा था यहाँ पे कि जो पवन धाराएं होती हैं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण ये उत्पन्न होती हैं। जो पवन धाराएं होती हैं यानी जो हवाएं बहती हैं, इसका एक में मतलब मेन रीजन होता है अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना, कहीं पे ठंडा मतलब टेम्परेचर कम होना, कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होना। इसी कारण जो एयर है वो ब्लो करते हैं। ठीक है, एयर क्या करती है? ब्लो करती है, जिसे वाइंड करंट बोला जाता है, पवन वेग। यस सर। ठीक है, और आप जानते हो जो हॉटर एयर होती हैं वो क्या होती हैं? ऑन हीटिंग ये क्या होती है? राइज करती है टू द अप, यानी यह गर्म होने पर क्या होती है? ऊपर की तरफ उठती हैं, और तब उस ब्लैंक स्पेस को कवर करने के लिए जो कोल्ड एयर होती हैं उसकी तरफ मूव करती हैं। तो इस तरह से ये हवाएं चलने लगती है। ठीक है, हवाएं क्या होती है? इस तरह से ब्लो करने लगती है ना? तो ये यस सर। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ वाइंड करंट्स आर जनरेटेड। ओके, नाउ इसमें हमने देखा था अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। किस तरह से जो इक्वेटर और पोल्स के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बहुत एक्सट्रीमली हाई मतलब होता है, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा अंतर होता है, इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अधिक अंतर से पाया जाता है। आपने पोल्स पे देखा हो, यहाँ तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और इक्वेटर्स पे गर्मी ज्यादातर समय बहुत ज्यादा गर्म होती है। ठीक है, तो इसके कारण टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण एयर ब्लो करते हैं टू द हॉटर एयर, सॉरी हॉटर एयर फ्रॉम कोल्डर एयर टू हॉटर एयर, मीन्स ठंडी हवाओं से लेकर मतलब जो गर्म हवाओं की तरफ हवाएं बहती हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह से करंट यानी जो वाइंड करंट होता है वो ब्लो करता रहता है लगातार। ठीक है, यस सर। पॉइंट नंबर बी भी हमने देखा था, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। शायद ये पॉइंट डिस्कस किया जा रहा था, है ना? हो गया था। ओके, यस बेटा, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। किस तरह से? ये आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, इसके बारे में, यानी कि समुद्र से चलने वाली शीतल हवाएं, मंद हवाएं जो होती हैं, और भूमि से चलने वाली शीतल हवाओं के बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। तो इसमें भी कह रहे हैं इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशियंस। कह रहे हैं गर्मियों में क्या होता है, जो इक्वेटर के करीब की जो भूमि होती है वो ज्यादातर समय गर्म ही रहते हैं, और वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द वाटर इन ओशियंस, यानी महासागरों के जल की अपेक्षा भूमि का ताप यानी थल का ताप ज्यादा होता है। ठीक है, द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस, और जो भूमि के ऊपर की हवाएं होती हैं, आसपास की हवाएं होती हैं, वो गर्म होने पर ऊपर की तरफ उठती हैं, गर्म होती हैं और ऊपर की तरफ निकल लेती हैं उठ के। ठीक है, दिस causes the winds flow from the ocean toward the land। और इस प्रकार से क्या होती है, जो महासागरों या सागरों की ठंडी हवाएं होती हैं वो भूमि की तरफ ब्लो करने लगती हैं, है ना? दीज आर मानसून विंड्स, और इसी को मानसूनी हवाएं कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया था जो ये मानसून वर्ड कहाँ से डेराइव किया गया, ये लिया कहाँ गया से गया है? अरबिक वर्ड मौसम से इसकी उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबिक वर्ड यानी कि अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लोज गेट्स रिवर्स, इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियंस। और ठंडियों में जस्ट रिवर्स होता है, जो एयर फ्लो होता है वो रिवर्स होता है जस्ट। जैसे हमने देखा था गर्मियों में क्या होती है, ठंडी हवाएं सागरों से यानी महासागरों से भूमि की ओर चलती हैं, तो इसे मानसूनी हवाएं कहते हैं। गर्मियों में ऐसा होता है ना, मानसूनी हवाएं क्या होती हैं, भूमि की यानी थल की ओर, जल से थल की ओर जो हवाएं चलती हैं उसे मानसूनी हवाएं कहते हैं। और जबकि वही जस्ट अपोजिट होता है, रिवर्स होता है इन विंटर्स। ठंडियों में क्या होता है, भूमि उस समय अपेक्षाकृत जल की अपेक्षा थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, और जल थोड़ा उसकी अपेक्षा गर्म होता है, तो यहाँ से ठंडी हवाएं जल की ओर चलती हैं यानी महासागरों की तरफ बहती हैं। ठीक है, The winds from the oceans carry water and bring rain. It is part of the water cycle। इसके लिए उन्होंने बताया जो महासागरों से उठने वाली हवाएं होती हैं, चलने वाली हवाएं होती है भूमि की तरफ, वो अपने साथ बहुत ज्यादा बारिश की बूंदों को लेकर आती हैं, पानी लेकर आती हैं, और
थल में यानी भूमि पे बारिश कराती हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, और आप जानते हो ये वाटर साइकिल का पार्ट होता है। इन्होंने इसके अलावा होता है द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स क्लाउड ब्रिंग रैन एंड गिव अस हैप्पीनेस। फार्मर्स in our country depend mainly on rains for their harvest. There are many folk songs associated with the clouds and rains. ये सब बातें आपको क्लियर कराया जा चुका है। बादल आते हैं तो अपने साथ बारिश लाते हैं और खुशियां, बहुत सारी खुशियां आती हैं। हम बादल देखकर झूम उठते हैं बारिश के दिनों में। क्यों ऐसा? मतलब उस समय बहुत ज्यादा गर्मी से, बहुत सारी चीजों से हमें रिलीफ मिलता है। हमारे लिए बहुत तरीकों से हेल्पफुल होता है ये बारिश। हम गर्मी से राहत मिलती है हमें। इसके अलावा हमारे फसलों के लिए, हमारे तमाम सारे पेड़ पौधों के लिए भी यूजफुल होता है। तो उन सब के लिए हम ध्यान में रखते हुए हम बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। और हमारे देश में जो किसान हैं वो अपनी खेती बाड़ी के लिए ज्यादातर बारिश पर ही निर्भर होते हैं, है ना। अगर बारिश ना हो, किसी साल ऐसा होता है, देखा जाता है, तो उनकी फसलें उस तरह से पैदावार नहीं हो पाती जिस तरह से वो करना चाहिए। देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद द क्लाउड्स एंड रैन, यानी बादल और बारिश के साथ बहुत सारे लोकगीत जुड़े हुए हैं। सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इफ यू नो सच अ सॉन्ग, हियर इज वन फॉर यू। इन्होंने एक सॉन्ग आपके लिए बताया था जिसको हम हिंदी मीनिंग बता चुके हैं इसका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट। Okay. However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. ये भी सही है कि जहां लाभ है वहां हानि भी होती है। कुछ चीजें होती हैं जो उसके डिसइफेक्ट होते हैं। हमेशा हमें बारिश हमारे लिए खुशियां ही नहीं लेकर आती। कभी कभार ये रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम, मतलब प्रायः ये हमारे लिए समस्या भी उत्पन्न कर देती है। वो कैसे करें? कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स? You can discuss the causes and solution of the problem with your teachers and parents. करें इनके कारणों, यानी कि जो समस्याओं के उत्पन्न होने के कारणों और उनके समाधानों के बारे में आप अपने अध्यापक, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। तो आप जानते हो, in nature itself there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat to humans, animals and plant life. करें हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कभी कभार वो आपदा का रूप ले लेती हैं। कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारे लिए आपदा का रूप धारण कर लेती हैं। पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, वो चाहे मानव के लिए हो, जंतुओं के लिए हो या प्लांट लाइफ यानी पादप के लिए हो, है ना। सभी के जीवन पर के लिए आपदा हो जाती है प्रकार से। लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशंस, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स मीन्स तड़ित होता है, और साइक्लोन्स मीन्स क्या होता है? चक्रवात होता है। एक प्रकार का थंडरस्टॉर्म मीन्स एक प्रकार का तूफान ही होता है, और साइक्लोन भी तूफान ही होता है, लेकिन ये सागरों से उत्पन्न उठने वाला तूफान होता है, और थंडरस्टॉर्म बादलों के टकराने से, ठीक है, ये तूफान उत्पन्न होता है। चलिए अभी दोनों के बारे में जानते हैं क्या एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने फिगर्स के थ्रू ये आपको समझाने की कोशिश किया है। uneven heating of land, especially the Rajasthan desert, generates monsoon wind from southwest direction in summer. These winds carry lots of water from the Indian Oceans. देखिए हिंद महासागर से उठने वाली जो uneven heating of land, especially the Rajasthan desert, generate monsoon winds from the southwest डायरेक्शन इन समर। यानी देखिए बेटा, कह रहे हैं कि जो साउथ वेस्ट रीजन होता है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी भाग होता है राजस्थान, मेनली करें राजस्थान डेजर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ से जो गर्म हवाएं उठती हैं, ठीक है, तो इस स्पेस को कवर करने के लिए हिंद महासागर से, गर्मियों में हिंद महासागर से स्पेस को कवर करने के लिए हिंद महासागर से हवाएं, ठंडी हवाएं इसकी तरफ ब्लो करती हैं, और इस तरह से ये मानसूनी हवाएं इधर की तरफ आती हैं। ठीक है, मानसून लेकर आता है, यानी बारिश होता है इन क्षेत्रों में। ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
Sir. Yes, sir. Same as uneven heating of land and water in winter generate wind from the northwest, colder land. These colder winds carry little water, hence bring a small amount of rain in winter. देखिए ठंडियों में क्या होता है, uneven heating of land and water in winter generate winds from the northwest, colder land. आप जानते हो जो नॉर्थ वेस्ट रीजन होते हैं अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा ठंडियां यहाँ होती है ठंडियों के दिनों में, तो उसके कंपेरिजन में जो हमारा और रीजन होता है वो गर्म होता है, तो उस गर्म हवाएं यहाँ से क्या होती हैं, निकलती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, तो इस रीजन को कवर करने के लिए नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम से, ठीक है, हवाएं चलती हैं उत्तर पश्चिम से, यस ठीक है बेटा, कह रहे हैं उत्तर पश्चिम से हवाएं चलती हैं टू द कोल्डर लैंड, यानी कि वहां के जो ठंडी क्षेत्र होते हैं, ठंडी भूमि होती है, वहां से हवाएं चलती हैं इन गर्म क्षेत्रों में. दीज कोल्डर विंड्स कैरी लिटिल वाटर, और फिर ये जो ठंडी हवाएं होती हैं थोड़ा पानी अपने साथ लेकर आती हैं. दीज कोल्डर विंड्स कैरी लिटिल वाटर, हैंस ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन इन विंटर, और यही कारण है कि ठंडियों में थोड़ी बारिश होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कोल्डर विंड्स होते हैं उनमें कम ये फ्रोजन फॉर्म में होते हैं, जो वाटर पेपर होते हैं वो फ्रोजन फॉर्म में होते हैं, इस तरह से मतलब कि मेल्ट नहीं करते ज्यादातर, तो मेल्ट ना करने के कारण, ठीक है, समझ रहे हो ना, कंडेंस होते हैं, फ्रोजन फॉर्म में होते हैं, मेल्ट ना करने के कारण बारिश कम होती है, यानी ये जो बारिश की बूंदें होती हैं या पानी की बूंदें होती हैं जमी रहती हैं ठंडियों में, और जमी होने के कारण बारिश कम होती है, ठीक है, मेल्ट करेगी तभी होगी, और मेल्ट कब करती है, जब ठंडी और गर्म हवाएं एक दूसरे से मीट करती हैं तब मेल्ट करती हैं. जो ठंडी हवाओं के वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म हवाओं से मीट करते हैं, तो क्या होते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, और मेल्ट करने पे बारिश की बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर बरसने लगते हैं, ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next point is your point, thunderstorms and cyclones. तड़ित एंड चक्रवात की बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या एग्जैक्टली होता है. थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली. कह रहे हैं जो तड़ित होता है ये क्या होता है, ऐसे गर्म क्षेत्रों में, गर्म ह्यूमिड मीन्स क्या होता है, आर्द्र या नम बोल सकते हैं, ठीक है. ट्रॉपिकल एरियाज मीन्स उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, ऐसे क्षेत्रों में जहां गर्मी अधिक होती है. ओके, thunderstorms and cyclones. Thunderstorms develop in hot, humid, tropical areas like India very frequently. करें ये गर्म, नम और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये थंडरस्टॉर्म जनरेट होते हैं ज्यादातर, जैसे भारत, ये में प्रायः देखा जाता है या लगातार ये थंडरस्टॉर्म्स आते रहते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली. द राइजिंग temperatures produce strong upward rising winds. यानी बढ़ता हुआ तापमान होने के कारण ये तेजी से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, सही है, जितनी तेजी से गर्म होंगी हवाएं उतनी ही तेजी से ऊपर की तरफ निकलेंगी ना. आपने जाना एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है कि जितनी तेजी से हवाएं गर्म होंगी उतनी ही तेजी से वो अपने स्पेस को लीव करेंगी, वहां से निकलेंगी ऊपर की तरफ, ठीक है. तो गर्मियों में क्या होता है, ज्यादा गर्मी होने के कारण राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स, यानी गर्म होने बढ़ते हुए ताप के कारण जो हवाएं होती है तेजी से ऊपर क्यों गर्म होकर तेजी से ऊपर तेजी से गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं. These winds carry water droplets upwards. और एक चीज ये कह रहे हैं जो हवाएं होती हैं अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट को लेकर भी ऊपर की तरफ चलती हैं. Where they freeze, और जब ये जम जाती हैं, and fall down again. देखिए ठंडी हवाओं से जब मीट करते हैं तो ये कंडेंस होते होंगे, ठीक है, कंडेंस होने पे फ्रीज हो जाते हैं,
सॉरी, कंडेंस होने पे फ्रीज नहीं होते हैं, कूल होने पे फ्रीज होते हैं, सॉरी। वेयर दे फ्रीज यानी जो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है नीचे जो टेम्परेचर रहा होगा वो ज्यादा था, इसी की वजह से ऊपर उठकर गई थी हवाएं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। और जब ऊपर जाती हैं तो वहां का Yes, sir. टेम्परेचर लैंड के कंपेरिजन में थोड़ा लो होता है। ठीक है, तो लो होने के कारण यानी कोल्ड रीजन होने के कारण वो जो वाटर ड्रॉपलेट कंटेन किए रहते हैं, ये अपवर्ड गोजिंग जो मतलब एयर्स होते हैं, ठीक है, ये फ्रीज का वाटर ड्रॉपलेट क्या होते हैं, फ्रीज होने लगते हैं एंड फॉल डाउन अगेन। और जब ये गर्म होते होंगे गर्म हवाओं के कारण, ठीक है, तो फिर बारिश की बूंदों के रूप में दोबारा नीचे आते हैं। ठीक है, वो अलग चीज है। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create lightning and sound। ओ या ये कुछ अलग चीजें हैं, देखिए। where the freeze and fall down again, ये जम जाती हैं और नीचे की तरफ गिरती हैं, भारी हो जाती है ना, कण अपेक्षाकृत भारी हो जाती हैं फ्रीज होकर, तो नीचे की तरफ गिरती हैं। ठीक है सर, जाहिर सी बात है क्यों नीचे आती हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे की तरफ खींच ली जाती है बूंदें, जितनी भारी होंगी उतनी तेजी से नीचे आएगी। These winds carry water droplet upward where they freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplet along with the rising air create lightning and sound। Yes बेटा, इसमें ये कह रहे हैं स्विफ्ट मूवमेंट यानी अत्यधिक तेज गति के कारण, गिरने के कारण जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो क्या होते हैं, राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड, यानी उठती हुई हवाओं के साथ वो टकराते हैं। ठीक है, जो गर्म हवाएं यहाँ से ऊपर की तरफ उठ रही होती है और एक वो बूंदे, बारिश की बूंदे, जो जमी हुई बूंदे नीचे की तरफ गिरती हैं, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं, क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड, वहां से एक चिंगारी यानी तड़ित और ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी जब वो गर्म हवाओं के साथ टकराते हैं तो टकराने पे क्या होते हैं, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हमें दिखाई देता है एज अ थंडर स्टॉर्म्स। हम बादल में देखते हैं, बादल बिजली चमकती हुई कड़कती हुई दिखाई देती है हमें। ओके, करें, इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस, इसके बारे में और ज्यादा आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ Yes, sir. बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ अ स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रोसिक्यूशंस। अगर एक तूफान लाइटनिंग यानी कि तड़ित भी आता है, यानी बादल भी कड़क रहे होते हैं, बिजली चमक रही होती है उस समय, तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जो निम्नलिखित हैं। वो क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। इफ यू are in a forest, take shelter under a small tree. Do not lie on the ground। इन्होंने कहा अगर आप कभी ऐसा होता है कि बिजली, आकाश में बिजली यानी बादल कड़क रहे होते हैं और आप किसी पेड़ के नीचे हैं, तो बिल्कुल पेड़ के नीचे मत रुकिए, और खासकर किसी लंबे पेड़ के नीचे मत रुकिए। इफ यू आर इन ए फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। अगर आप जंगल में हैं, मतलब जैसे किसी बगीचे में हैं, तो किसी छोटे पेड़ के नीचे छुपिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइटनिंग अकर कर सकती है, लाइटनिंग ट्रांसफर हो सकती है इन दैट ट्रीज। ठीक है, वो ट्रीज क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, वो करंट को रिसीव कर सकते हैं और रिसीव करने पे आपको जर्क कर सकते हैं, झटका लग सकता है, बिजली का झटका। ठीक है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटालिक एंड। इन्होंने भी यही बताया कि आप किसी ऐसे छाते का सहारा मत लीजिएगा उस समय जब बिजली कड़क रही होती है बादल में, जो मेटालिक एंड से, मतलब जिसका जो स्टिक है वो मेटालिक फॉर्मेट से हो, यानी कि किसी प्रकार के धातु के बने स्टिक का अम्ब्रेला यूज नहीं करना है। ठीक है, वो भी आपका करंट को फ्लो कराने में हेल्पफुल होता है, यानी करंट उसमें फ्लो कर सकता है। ठीक है, जो लाइटनिंग करंट है वो फ्लो कर सकता है उसमें। इस कारण आप ऐसे किसी छाते को मत लीजिएगा कभी अगर बारिश में आप फंसते हैं तो। डू नॉट सिट नियर अ विंडो।
open garages, stores, sheds, metal sheds are not safe places to take shelter. देखिए, डू नॉट सिट नियर अ विंडो यानी किसी खिड़की के आसपास मत बैठिए, वहां से भी लाइटनिंग इंटर कर सकती है. ओपन गैरेजेस, स्टोर सेट्स, मेटल सेट्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर. किसी ओके, चलिए ठीक है. तो हम कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे? ये आपका पॉइंट था, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ एन मेटालिक रॉड, डू नॉट सिट नियर अ विंडो, ओपन गैरेजेस, स्टोर सेट्स, मेटल सेट्स आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. यानी ऐसी दशाओं में जब भी लाइटनिंग इंडक्ट कर रही हो तो हमें किसी ऐसे गैरेज का या किसी स्टोरेज का, जो स्टोरेज सेट्स यानी जो मेटल से फॉर्म हुए हो, धातु से बने हो, टिन सेट, किसी का ऐसे सेट का सहारा नहीं लेना चाहिए, उसके नीचे नहीं छुपना चाहिए. ठीक है, वहां भी लाइटनिंग अकर कर सकती है. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ ए, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इज अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. कह रहे हैं हाँ, ये बेटर है कि एक आप कार अथवा बस में आप बैठ जाइए, वो सेफ प्लेस हो सकता है टू टेक शेल्टर. यानी वहां पे जो आपके सीट होंगे वो बैड कंडक्टर होते हैं लाइटनिंग के लिए, यानी किसी भी करंट फ्लो के लिए वो अलाउ नहीं करते हैं, है ना. दे आर द इंसुलेटर ऑफ करंट. Yes, sir. जितने भी सीट, जो भी आपका फॉर्म से या जो भी प्लास्टिक मेड होता होगा, सब इंसुलेटर्स होते हैं करंट के. सो आप कार और बस में सेफ फील कर सकते हैं ऑन लाइटनिंग. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. If you are in winter, get out and go inside a building. करें ठंडियों में है, अगर आप बाहर हैं और बिजली कड़क रही है तो बिल्कुल अंदर चले जाइए, भवन के अंदर चले जाइए, यानी किसी अपने घरों के अंदर हो जाइए. ऐसा भी हो सकता है कि जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो भी कंडक्ट कर सकते हैं, वाटर पार्टिकल्स के थ्रू भी लाइटनिंग कंडक्ट कर सकती है. ठीक है, Yes, sir. ट्रांसफर हो सकती है टू योर बॉडी. वहां से बिजली कड़केगी और उसके लिए मीडियम आपका वाटर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ठंडियों में फ्रोजन फॉर्म में वाटर पार्टिकल्स ज्यादा मतलब एक दूसरे के ज्यादा पास होते हैं. तो इस प्रकार से एक मीडियम मिल सकता है. ठीक है, आप जानते हो ईयर जो होता है इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर कहीं ठंडियों में ऐसा होता है कि वाटर पार्टिकल्स ज्यादा करीब होते हैं ना, तो उसका एक मीडियम फॉर्म हो सकता है उसको लाइटनिंग के लिए, और आपकी बॉडी तक वो लाइटनिंग अकर कर सकती है. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now next point is how a thunderstorm becomes a cyclone. बेटा कह रहे हैं किस तरह से एक जो बिजली कड़कती है, जो तड़ित होता है, एक चक्रवात का रूप कैसे धारण कर लेती है, इसके बारे में जानते हैं. You know that the water requires heat when it changes from liquid to vapor state. आप जानते हो जैसा कि जो भी जल को अगर हमें भाप के रूप में परिवर्तित करना है तो उसके लिए उसको उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी गर्मी की आवश्यकता होती है, हीट करना होता है उसको. इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. और वो क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग. यानी गर्म करने पे ऐसा होता है कि नहीं होता, जो लिक्विड होता है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है. डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड्स. और क्या करें हम, ऐसा नहीं होता कि जब हम उस वेपर को कंडेंस करते हैं यानी संघनित करते हैं तो वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता, क्या आ जाता है ना, दोबारा से हम लिक्विड आ जाता है. Yes, sir. Yes, sir. लिक्विड फाइंड कर लेते हैं. कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंसेस टू सपोर्ट दिस. कह रहे हैं क्या आपको कोई ध्यान है ऐसी किसी चीज, आपने किसी प्रकार की एक्टिविटी किया हो या आपके सामने हुई हो. हाँ, तो अपने घरों में देखते हो जब भी कोई चीज आप बॉयल कर रहे होते हैं उसके ऊपर कोई प्लेट, ठंडी प्लेट रख देते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं वो वाटर वेपर जो होता है यानी जलवाष्प जो होती है वो कंडेंस होकर वाटर फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में चेंज हो जाती है ना. Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं.
देखिए इन्होंने कहा बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। देखिए क्लाउड फॉर्मेशन से पहले क्या स्थिति होती है, यानी बादल बनने से पहले क्या रूपरेखा तैयार होती है, इसके बारे में जानते हैं। वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। जो ओशियंस वाटर होते हैं या सीज वाटर होते हैं, यानी सागरों और महासागरों के जल जो होते हैं वो गर्म होने पर क्या होते हैं, जैसे जैसे गर्म होते रहते हैं वैसे वैसे वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज होकर वो पास आउट होते रहते हैं टू द एटमॉस्फेयर। यानी कि क्या करते हैं, गर्म होने पर वो रेज करते हैं, ऊपर की तरफ उठते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो ऊपर की तरफ उठते हैं। When water vapor changes back to liquid form as Yes, sir. raindrops, this heat is released to the atmosphere। और जब ये वाटर वेपर जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में दोबारा चेंज होते हैं और आज रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश की बूंदों के रूप में दोबारा ये वाटर वेपर जमीन पर बरसते हैं, थल पर बरसते हैं। दिस इट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। और जो उनकी गर्मी होती है, जो उष्मा होती है, दोबारा उस एटमॉस्फेयर को रिलीज कर दिया जाता है, यानी उत्सर्जित कर दिया जाता है। The heat released to the atmosphere warms the air ground। जो हीट रिलीज होती है वो warms the air around, not ground। Atmosphere warms the air around, यानी उसके आसपास की जो हवाएं होती हैं, वातावरण की हवाएं होती हैं, वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि ये हीट को रिलीज कर देता है, अपनी उष्मा को उत्सर्जित करता है। जो उसने कंटेन किया था, गेन किया था, उसको रिलीज करता है, तो उसके आसपास की जो हवाएं होती है, बारिश की बूंदों के आसपास की हवाएं होती है, वो गर्म हो जाती है। द एयर टेंड टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। फिर वही बात, हीट होने पर जो एयर होती है वो टेंड टू राइज यानी ऊपर की तरफ उठने लगती है, एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। और क्या होती है, जो बारिश की बूंदें होती है वो नीचे आ रही होती है और ये हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं, तो एक प्रेशर बना ड्रॉप एग्जर्ट करती है उन बारिश की बूंदों पर। क्या करती हैं, एक प्रकार का ये प्रेशर एग्जर्ट करती है, दबाव डालती है, ऊपर की तरफ उठ रही होती है ना। मोर एयर रसेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। Yes. More air rushes to the center of storm। This cycle is repeated। लग रहा है कुछ पॉइंट ड्रॉप किया क्या मैंने, नहीं। ओके, before cloud formation water takes up heat from the atmosphere to change into vapor। When water vapor changes back to liquid form as raindrops, this heat is released to the atmosphere, and the heat released to the atmosphere warms the air around। The air tends to rise and causes a drop in pressure। More air rushes to the center of the storm। This cycle is repeated। The chain of the events end with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it। It is this weather condition that we call a cyclone। Factor like wind speed, wind direction, temperature and humidity contribute to development of the cyclones। चलिए देखिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। थोड़ा सा पॉइंट फिर से क्लियर कर देना करें तो दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। यानी जब जो वाटर वेपर थे कंडेंस किए थे हीट को, ठीक है, जिसके कारण वो राइज किए थे, ऊपर की तरफ उठे थे, ठीक है, गर्म होने पर, तो सही सी बात है, वो हीट को गेन किए थे, तभी तो ऊपर उठे, वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके। फिर यहाँ से इन्होंने कहा जब वो बारिश की बूंदों के रूप में दोबारा परिवर्तित होकर जमीन पर बरसते हैं, तो वो जो उनका हीट होता है वो रिलीज कर देती है टू द एटमॉस्फेयर। यानी अब वातावरण को अपनी जो हीट होती है वो उससे ट्रांसफर कर देते हैं। इससे क्या होते हैं, जो उसके अराउंड एयर्स होते हैं वो वार्म हो जाते हैं, हीट गेन कर लेते हैं, वो भी हवाएं गर्म हो जाती हैं। और गर्म हवाएं फिर क्या होती हैं, हवाओं के गर्म होने पर वो एक्सपैंड करती हैं, तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। नीचे क्या होता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। अब इन्होंने ये कहा था मोर एयर द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर। यानी जो वहां का दबाव होता है नीचे वो कम हो जाता है। मोर एयर रसेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। और ज्यादातर हवाएं जो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म यानी कि उस तूफान का जो केंद्र होता है उसकी तरफ रस करने लगती हैं।
और ज्यादा एयर उसकी तरफ फ्लो करने लगती है तो नीचे का जो एयर प्रेशर होता है वो लगातार घटता जाता है। दिस साइकिल इज रिपीटेड, और इस तरह से एक प्रकार से एक साइकिल फॉर्म हो जाता है कि यहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाता है, ऊपर एयर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण एयर ब्लो करने लगता है, एयर तेजी से ब्लो करने लगता है। और ये आपने ये भी जाना है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा तेजी से एयर ब्लो करते हैं, है ना। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बिटवीन टू प्लेसेस, उन दैट मतलब उन प्लेसेस के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही तेजी से उनके प्लेस मतलब उनके बीच में एयर ब्लो करेगा। टू द हायर एंड टू द कोल्डर एंड, सॉरी कोल्डर एंड टू द हायर एंड, यानी क्या होता है, कोल्डर एंड से हायर एंड की तरफ उतनी ही तेजी से एयर ब्लो करता है। ये बातें क्लियर है ना आप लोगों को? Yes, sir. More air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. The chain of the event ends with the formation of very low pressure system with very high speed winds revolving around it. और इस तरह से जो ये फॉर्मेशन होता है एक वेरी लो प्रेशर सिस्टम बना लेता है, नीचे बहुत कम दाब रह जाता है क्योंकि तेजी से यहाँ हवाएं गर्म होने के कारण तेजी से ऊपर की तरफ ब्लो करती रहती हैं, और यहाँ का जो प्रेशर होता है नीचे वो बहुत कम हो जाता है, और हवाएं क्या होती है, हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, और इसके चारों तरफ क्या होती हैं, हाई स्पीड विंड रिवॉल्व करने लगती हैं, चारों तरफ तेजी से हवाएं इसके चारों तरफ घूमने लगती हैं, क्योंकि लगातार एयर ब्लो कर रहा होता है, एयर टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाता है, ऊपर का टेम्परेचर मतलब ऊपर का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और नीचे का टेम्परेचर घट रहा होता है, तो ऐसे कंडीशंस में एयर प्रेशर कम होता है नीचे और ऊपर एयर प्रेशर ज्यादा होता है, तो एयर ब्लो भी तेजी से इसके अराउंड करने लगते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करने लगते हैं। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन, और इस तरह से एक चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। आपने देखा होगा कभी चक्रवात, कोई जरूरी नहीं कि ये सागरों महासागरों से आया, मैंने एक पॉइंट बताया था वो थोड़ा सा डिफर कर गया। आपने देखा होगा भूमि पे भी ऐसा होता है कभी कभी आपकी आंखों सामने की चारों तरफ से हवाएं घूम रही होती है, चक्कर लगा रही होती है, और कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ में उड़ा लेती है ना, कुछ लाइट पार्टिकल्स होते हैं, या ऐसा होता है, आपके सामने भी आया होगा। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, वाइंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। करें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसके तथ्य हैं, क्या क्या होते हैं, वाइंड स्पीड, डायरेक्शन यानी किस दिशा में हवाएं बह रही हैं, टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस, ह्यूमिडिटी, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स, यानी चक्रवात की वृद्धि में इन सब का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चक्रवात का होना यानी चक्रवात की उत्पत्ति इन सब के कारण होती है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स की बात किया है, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, साइक्लोन की संरचना कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज काम एरिया, जो इसका सेंटर होता है बहुत शांत होता है, बहुत शांत क्षेत्र होता है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, इसको तूफान का नेत्र कहा जाता है, उस तूफान का नेत्र कहा जाता है। लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर हाई। जो एक बड़ा चक्रवात होता है उसके वो अपने साथ करें रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, यानी बहुत ज्यादा हवाओं को लेकर अपने चारों तरफ घूम रहा होता है, और जो कहां तक उठती हैं 10 to 15 किलोमीटर हाई, यानी 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक की हवाएं हो सकती है इसमें सम्मिलित, ठीक है। इतनी हवाओं को लेकर एक साथ रिवॉल्व करने लगती है हवाएं, तो ये एक बड़े चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर, और इसका डायमीटर यानी इसका एरिया कितना कवर करती है ये भी बता रहे हैं, वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर, यानी कि इसके सेंटर से 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक के डायमीटर्स हो सकते हैं इसका, सॉरी सेंटर से नहीं, डायमीटर की बात कर रहे हैं तो 10 to 30 यानी टोटल विड्थ की बात कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये सेंटर से पास आउट होकर विड्थ की बात किया जा रहा है। डायमीटर जानते हो ना, डायमीटर क्या होता है एग्जैक्टली? Yes, sir. It is a region free of clouds and has light winds
ये वो क्षेत्र होता है जो बादलों से रहित होता है, यानी बादल ऐसे क्षेत्र में होते नहीं है। इट इज अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स, और इस क्षेत्र में हवाएं हल्की होती हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, तो ये एक्सपैंड किए रहती हैं, तो इस कारण हवाएं यहाँ की हल्की होती हैं, इस क्षेत्र की हवाएं। और हल्की होने के कारण क्या होती हैं, इनका स्पीड ज्यादा होता है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई there is a cloud regions of about 150 kilometer in size. Around this calm and clear eye, okay, देखते हैं एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहे हैं। Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 kilometer in size. कह रहे हैं जो इसका शांत और स्पष्ट नेत्र होता है इस तूफान का, वहां के आसपास 150 किलोमीटर लेंथ का एक बादल होता है, लगभग 150 किलोमीटर लेंथ का एक बादल होता है उस क्षेत्र में। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स 150 to 250 किलोमीटर पर आवर एंड थिक क्लाउड्स विथ हैवी रेन। देखिए, दो अलग अलग रीजन्स की बात किया इन्होंने। एक आई रीजन्स की बात किया जहां पे जो बादल होते हैं अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज, लगभग 150 किलोमीटर के साइज के आकार के हो सकते हैं। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स 150 to 250 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ की और इस क्षेत्र की जो हवाएं की गति होती है वो 150 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं हो सकती है इस क्षेत्र की। एंड थिक क्लाउड्स विथ हैवी